कलम भूमि इलाहाबाद प्रयागराज में मैं आज इस 18वें प्रबुद्धन सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आपके बीच पहुंचा हूं। ये सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुए थे। पहला सम्मेलन सहारनपुर में हुआ, पश्चिम के मंडलों को होता हुआ ये बुंदेलखंड पहुंचा। बुंदेलखंड के बाद लखनऊ और पूर्वांचल के मंडलों को छूता हुआ, रोहिलखंड के मंडलों को छूता हुआ और यहां प्रयागराज में 3 बार ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ। और आज बड़ी मुश्किल से संगीनों के साए में, पुलिस के जबरदस्त पहरे में ये कार्यक्रम हम सब लोग सफल करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम सभी जिले के कमेटियों को, मंडल के नेताओं को, प्रदेश कमेटी के साथियों को और यहां उपस्थित हजारों की संख्या में पहुंचे उससे प्यार करने वाले मेरे परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और नमन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जब मैं उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि अगर ये महापुरुष ना होते तो आज औरों को छोड़िए, मेरे जैसे गरीब परिवार का प्राइमरी स्कूल के टीचर का बेटा भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर नहीं होता और यहाँ इस मंच पर खड़े होकर अपनी बात को नहीं लगा। प्यारे साथियों, मैंने आपको बैठने के लिए इसलिए कहा था, मेरा अनुभव है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और टीचर अपनी बात को पढ़ाया करता था, समझाया करता था, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते थे जो बहुत गंभीरता से टीचर की बात को सुनते थे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे जो जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो कभी आपस में बात करते थे, कभी इधर उठते थे, कभी उधर उठते थे, कभी इधर बैठते थे, कभी उधर बैठते थे, कभी इधर उधर भागने का काम करते थे, कभी इधर उधर कूदने का काम करते थे। तो अध्यापक तो अपनी पूरी मेहनत कर देता था और बाद में जो विद्यार्थी इस तरह का व्यवहार करते थे और उनकी समझ में कुछ नहीं आता था, तो जब पेपर आता था और वो क्वेश्चन आता था तो वो उत्तर के नाम पे कुछ नहीं लिख पाते थे और परिणाम जब उनका आता था तो परिणाम भी 0 के रूप में आता था और रिजल्ट भी 0 के रूप में आता था। बहुत लंबे समय से हम लोग चौकों पे, दहलीजों पे सर रगड़ रहे हैं और हाथ फैला के मांग रहे हैं। अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो ये मांगने की प्रक्रिया अभी 100 साल रुकने वाली नहीं है। इसलिए हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है। आज तो संविधान ने सब कुछ हमारे हाथ में रख दिया है। अगर हम पढ़ लिख ले, बेहतर पढ़ाई करने, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील बन जाए तो कुर्सियों पर बैठ के जिला भी चला सकते हैं, प्रदेश भी चला सकते हैं, देश भी चला सकते हैं। और अगर अपनी वोट को तैयार कर लें, जनमत तैयार कर लें, भाईचारा तैयार कर लें, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हम विधायक भी बन सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं और इस देश की राजकाज को अपने हाथ में ले सकते हैं, अपने लोगों के आंसू भी पूछ सकते हैं, उनकी तकलीफ को कम भी कर सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं याद करूंगा महामानव तथा अद्भुत को। आप महसूस करके देखो कि उन्होंने राजपाट छोड़ी और लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के लोगों के बीच में जाकर ज्ञान अर्जित करके लोगों को समझाने का काम किया। और उनके वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, उसमें भी मानवतावादी विचार को आगे बढ़ने का मौका। उनके बाद 600 साल पहले जगतगुरु सतगुरु रघुनाथ जी महाराज ने बेगमपुरा का विचार देके, बेगम का मतलब होता है एक बेगम वो होती है जो राजा की होती है और एक बेगम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, बेग और गम, यानी कि बिना गम। ऐसा राज व्यवस्था जहां किसी के जीवन में कोई गम ना हो, ऐसी राज व्यवस्था 600 साल पहले जगतगुरु सतगुरु रघुनाथ जी महाराज ने यही बनारस से देने का काम किया और पूरी दुनिया में मानवता के विचार को फैलाने का काम किया। उनके संतान उनके आसपास गुरु नानक देव ने संगत का विचार किया और चारों वर्णों के लोगों को एक सूत्र में पिरो के भाईचारे की बात की और दुनिया को संदेश दिया कि मिलजुल के भाईचारा पैदा करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तब संविधान में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई छोटा मोटा कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक ही तरह की प्रक्रिया से और मां की कोख से लोग जन्म लेते हैं। एक मां की कोख ऊंची और दूसरी मां की कोख नीची नहीं हो सकती है। इंसान बराबर है। ऐसा ही विचार गुरु वाल्मीकि जी ने, ऐसा ही विचार शंकराचार्य जी महाराज ने, ऐसा ही विचार नारायण गुरु ने, ऐसा ही विचार गुरु घासीदास ने और सोए समाज को जगाने के लिए ऐसा ही विचार राष्ट्र
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने दिया, मां सावित्रीबाई फुले ने दिया। जुल्म सहे, अपमान सहा, अन्याय सहा, जान पर बनाए, लेकिन गरीबों को पढ़ा लिखाकर मुख्य धारा में लाके उनको दो दुश्मन का एहसास करा के और उनको तरक्की का रास्ता दिखा के और अपने लिए सब कुछ निछावर कर दिया अपना सब कुछ। अंत समय में कहते हैं कि उनके पास अपने इलाज के पैसे भी नहीं थे। और मैं महाराष्ट्र जाता हूं मेरे लोगों, तो महाराष्ट्र में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम उन्होंने किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल बनाए हैं कि उनके मुकाबले का कॉन्ट्रैक्टर नहीं। प्यारे साथियों, ये महापुरुषों की बात जब मैं कर रहा हूं तो मैं याद करूंगा सामाजिक न्याय के उस प्रोधा को जिनको हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, जिन्होंने 1902 में 50% पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण में से हिस्सेदारी देकर जोड़कर, और जो आज भी देश में छुआछूत भेदभाव है, उस समय शेड्यूल कास्ट के जिसको शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति दलित कहा जाता है, उसे दलित समाज के व्यक्ति की चाय की दुकान खुलवाकर उस चाय की दुकान पर खुद चाय पीकर सामाजिक भाईचारे का इतना बड़ा संदेश राजा होने के बाद दिया, जो आज के छोटे छोटे पदों पर बैठे लोग नहीं दे पाते। और मैं बात कर रहा हूं 1902 की 50% आरक्षण में। यहां ये भी जान लो कि पिछड़े वर्ग का मतलब सिर्फ आज के आरक्षण, आज के संवैधानिक व्यवस्था में पिछड़ी जातियां नहीं। पिछड़े वर्ग का मतलब ओबीसी कम्युनिटी, यानी कि आज का एससी, एसटी, ओबीसी उस समय का पिछड़े वर्ग था। तो आप ये भी समझो कि 1902 में आज जिनको हम पाल, प्रजापति, कश्यप, सेन, विश्वकर्मा, सैनी, मौर्य, खाते, सिंह, केवल, राजभर, मल्ला, मुनिया, चौहान, जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, तमाम तरह की जातियों के रूप में देखते हैं। और उनके बाद खुद को जाटा, चमार, वाल्मीकि, पाटी, धोबी, कोरी, सोनकर तमाम जातियों में देखते हैं। ये सब एक ही परिवार का हिस्सा है। अगर एक परिवार का हिस्सा नहीं होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज इनको अपना परिवार मान के इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते। लेकिन इस देश में जिनके हाथ में राजकाज था, उन्होंने इतने टुकड़ों में बांटा है। और इसलिए बांटा है, इतिहास कहता है कि जब एक बार हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य जी के नेतृत्व में एकजुट हुए थे, तो हमने इस देश में साम्राज्यवाद की जय काट उनको घुटनों के बल जो है करने के लिए मजबूर कर दिया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य जी का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, तो पूरी दुनिया में अखंड भारत होता था। इसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी, तब यह अखंड भारत था। उसके बाद न अखंड भारत बना, और न अखंड भारत तब तक बन सकता है जब तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को मानने वाले लोगों के हाथ में राजकाज नहीं आएगा, तब तक ये भाईचारा नहीं बन सकता है, तब तक ये राज व्यवस्था नहीं लागू हो सकती है जो मानवता की भाईचारे की व्यवस्था। ये ज्ञान मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ज्ञान को भूले हुए लोग हो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। प्यारे साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, टीवी पेरियार रामानायक स्वामी, पेरियार मलय यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कस्तूरी ठाकुर, इस देश में महिलाओं, मैं आज स्कूलों में जाता हूं, बच्चियों से बात करता हूं, उनकी तरफ देखता हूं, तो महसूस होता है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देते तो किसी भी जाति धर्म की महिला आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, आपको महिलाएं ट्रेन उड़ाती हैं, जैसे विमान उड़ाती हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, सीमा में सुरक्षा करती हैं, डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा करती हैं, कलेक्टर बन के जिले की कुर्सी पर बैठ के जिले को चलाती है, प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के प्रदेश को चलाती है, और देश में प्रधानमंत्री बन के देश को चलाती है। और वर्तमान में हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी महिला है जो पूरी दुनिया में भारत का नेतृत्व करती है, वो भी महिला। ये किसने किया चाहा था कि महिलाएं करोड़ में चली जाए? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में सुनिश्चित किया कि महिलाएं छोटी नहीं है, महिलाएं बराबर, महिलाएं को भी बराबर का अधिकार मिलना। प्यारे साथियों, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं, याद करता हूं, उनको आदरांजलि देता हूं, उनको जिला सलाम पेश करता हूं। मैं हमारे काशीराम साहब को याद करता हूं, जिनका परिणाम दिए कभी कुछ दिन पहले हमारी पार्टी ने सभी मंडलों को बनाने का काम किया। और हमारी पार्टी में नहीं, आज इतिहास को एक बार उठा के कोई भी ऐसा नहीं था जिसने जीके जी मानव काशीराम साहब को अपमानित करने में कोई कमी छोड़ी हो, उनका आरोप लगाने में कमी छोड़ी हो। आज हर एक दल मानव काशीराम साहब की परिनिर्वाण दिवस को मनाने का काम कर रहा है। ये भी इतिहास है, ये भी वर्तमान है, ये भी भविष्य आप देखना, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो किसी पार्टी के दायरे में नहीं आता है। मैं याद करूंगा महामना राम वर्मा जी को, चौधरी महाराज सिंह भारती जी को, बाबू सिंह कोलंबिया जी को, हरनानंद लोगी जी को,
संग्राम जी प्रजापति जी को मैं याद करूंगा, सोनकर समाज में जन्मे सरगुजी लाल साहब को, जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर, और जब इन्होंने नाम लिया तो बहुत सारे लोग तो सोच जाओगे ये सरगुजी लाल कौन है, तो पहली बात ये सरगुजी लाल कौन है? ये सरगुजी लाल वो है जिन्होंने सत्तर सोदर समाज के काम में मान्यवर जो हमारे प्रमुख रहे हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उनका हाथ बढ़ाने का काम किया, उनकी ताकत करने का काम क्या है साथियों। मैं देश की आजादी के वीर पुरोधाओं को भी याद करता हूं, शहीद सरदार भगत सिंह को याद करता हूं, अशफाकुल्लाह खां साहब को भी याद करता हूं, वीर अब्दुल हमीद साहब को भी याद करता हूं, सुखदेव साहब को भी याद करता हूं, चंद्रशेखर आजाद जी को भी याद करता हूं, करतार सिंह सराभां जी को भी याद करता हूं, उधम सिंह जी को भी याद करता हूं, और मैं लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लखन बासुरी को भी याद करता हूं, उनको भी नमन करता हूं, महाराजा बिजली बासुरी को भी याद करता हूं। माउदा देवी के बारे में जिक्र किया था रियाज भाई ने, माउदा देवी को भी, उनके सोने को भी, मां झलकारी भाई को, मां अंतिका योगी को भी, मां फातिमा शेख को भी, और वीरांगना मां पूनम देवी को भी याद करता हूं, जिन्होंने महिलाओं को अपने लड़ना सिखाया। प्यारे साथियों, ये नाम नहीं इतिहास है, और जब तक आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता है। आज पिछले वर्ग के लोगों को नहीं पता है कि मंडल कमीशन का विरोध कौन करा, और कौन नहीं का पता कि देश में मंडल कमीशन लागू हो कि पिछले वर्ग के लोगों को आरक्षण के जरिए कुर्सी में बैठने का मौका मिले। कौन था विरोधी? कौन मंडल के आग में कमंडल की राजनीति कर रहा था? कौन मंडल के आग में धार्मिक यात्रा निकाल रहा था कि मंडल की राजनीति को प्रयोग कर दिया था? कौन था जो 2013 में ये कहते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे? कौन था? कौन सी सरकार थी? कौन सी पार्टी? नहीं जानते हैं। बस निजी स्वार्थों में नैतिक बदल हो गया है कि अपने समाज के अधिकारों को पीछे छोड़ देते हैं, और एक एमपी एमएलए बनने के लिए विरोधी विचारधारा जिन्होंने आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया, उनकी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं, अपने समाज को पढ़ने के लिए छोड़ देते। ये हाल हो गया, राजनीति का नैतिक बदल हो गया। समाज समझो प्रमुख जन सम्मेलन ही क्यों, इस पर किशोर साहब ने बड़ी गंभीरता से बात रखी कि प्रमुख जन सम्मेलन ही क्यों, क्योंकि सारी पार्टियां प्रमुख जन सम्मेलन करती थी। आपने पहले भी सुना होगा, एक समाज को मंच पर बिठाया जाता था और बाकी लोगों को सामने बिठाया जाता था, और ये एहसास कराया जाता था, जैसे मनुस्मृति कहती है कि ये ऊंचे हैं और आप नीचे हैं, वैसे ही कहा जाता था कि ये बताएंगे और आपको सुनना है। और मैं मानता हूं कि जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ, उस दिन के बाद ना कोई पोप ऊंची थी और ना कोई पोप नीची थी, और ना की वो बराबर थी, ना कोई ऊंचा रहेगा और ना कोई नीचा रहेगा, और जो ऊंचे नीचे को मानने का काम करेगा, और जब उसको जो है सबक सिखाने का काम, संवैधानिक मर्यादा पर रहकर आजाद समाजवादी करने का काम। समाज आज प्रमुख जन सम्मेलन का अंतिम पड़ाव है, लेकिन मेरी आंखें उन भाइयों की तरफ है जिन्हें 2 महीने जेल में काटने पड़े हैं, जिनकी पीठ पे लाठियां पड़ी हैं, जिनसे काम करवाए गए हैं, जिनको अपमान करना किया गया है। और मेरी बात को, मेरे वचन को याद रखना, वो लाठियां आपकी पीठ पे नहीं पड़ी थी, वो आपके भाई चंद्रशेखर आजाद की पीठ से पड़ी थी। मेरी बात को और समय बदलेगा, मेरे बहादुर योद्धा, समय बदलेगा। कान आपके पकड़े गए थे, लेकिन आपसे आंसू चंद्रशेखर आजाद के बहे थे। मेरी बात को आप याद रखना, समय बदलेगा, और जब समय बदलेगा आप भी यही रहोगे और हम भी ये रहेंगे, और जुल्म करने वाले भी ये रहेंगे, और एक एक जुल्म का हिसाब भी होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, आज देश का माहौल क्या है? मैं बड़ी पीड़ा में हूं, और मैं अपनी भावना को भी नहीं रोक पा रहा। उसका कारण है कि जब मैं आपकी तरफ देखता हूं, और मैंने वीडियो में आपके जुड़े हाथ और आपके पकड़े हुए काम देखे थे, तो वो दृश्य चीख के मेरी आंखों में आ रहा, उसको मैं भुला नहीं पा रहा। और मैंने कहा कि सम्मेलन तब होगा जब मेरे भाई जेल से बाहर आ जाए, वरना ये सम्मेलन किसी और जिले में भी हो सकता है। लेकिन एक बात हम लोग भूल जाते हैं, अगर हम इन सरकारों से न्याय की उम्मीद करेंगे या हक की उम्मीद करेंगे, तो ये हमारी गलतफहमी हो सकती है, इसमें सच्चाई नहीं। क्या कभी जालिम किसी गरीब का हमदर्द हो सकता है? क्या दोनों हाथ भागवता हो सकता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, माहौल सुनो क्या है? माहौल यह है, और मैं मानूंगा तब जब अपनी मेरी बात को दिल में लगा के जाओगे, और यहाँ से जाने के बाद सो मेरी घर में, जब तक मेरे दर्द को कम नहीं कर दो तब तक सो मेरी। हाथ क्या है? आज ये है, आपके पड़ोसी जिले मध्य प्रदेश में एक मुहिम चल रही है, और राज्य की सरकारें भी चुप है और केंद्र की सरकार भी चुप है। वो मुहिम चला रहे हैं
संविधान निर्माता नहीं। इस बात पार्लियामेंट चलेगा, मैं सरकार से पूछने का काम करूंगा कि सरकार कानून की बात पे क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है या नहीं है, और अगर है तो ऐसे परमिशनल प्रोग्रामों को परमिशन की आधार पर मिल रही है जहां बड़े बड़े बैनर लगा के ये कहने का काम किया जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं। एक मुहिम कर रही है, कोई बाबा साहब में बहुत टिप्पणी करता है, कोई उनको अंग्रेजवादी बनाता बताता है, और इस मुहिम को सपोर्ट किया जा रहा है, इस मुहिम को संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे, नहीं चुप बैठे, लेकिन आप जानते हो कि यह सरकारें चाहती है कि हम संवैधानिक रास्ता छोड़ के और अपनी लड़ाई को लड़ने के लाठी करने का प्रयोग करें। सरकारें जानती चाहती है, लेकिन आप जानते हैं अगर हम कानून को हाथ में लेंगे तो हमें गोली मारना, हमसे मुकदमा लगाना, हमें जेल भेजना इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब हमें निर्दोष होते हुए जेल भेज सकते हैं, तो अगर हमने इतना सा भी कुछ कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया तो इनको तो घर बैठे बैठे मौका मिल जाएगा हमारे लोगों को जेल में घुसने का। हालांकि भीम आर्मी के लोग जेल से नहीं डरते, डरते हैं क्या? डरते हैं क्या? नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते। और जब जेल में रह गया डरते हैं क्या? दोबारा जाना पड़ा जाओगे क्या? ईमानदार के दोनों हाथ भाई लोग कह रहे हैं यादों में सामंतवाद की जगह को मैं देख रहा हूं हमारे जो चिंता मत करें। सामान्य साथियों, एक मुहिम वहां चल रही है और एक मुहिम नहीं है, और मुहिम बताता हूं आपको। यही रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट के मार दिया, मारा गया, और मारने वाले क्या कह रहे थे उसको कि हम बाबा के लोग हैं, बोले नहीं बोले, बोले नहीं बोले। और मारने वालों में से कोई है वो भी था जो कह रहा था कि गुलाम ने आजाद को सुना है, इस साहब ने बोला ना उसने कि गुलाम ने आजाद को। जिस दिन आजाद आएगा, जिस दिन आजाद आएगा, और दिन इन गरीबों की आंखों में आंसू